हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ मोनोपोली को। मार्केट स्ट्रक्चर में जो यूनिट है उसमें लेसन नंबर 1 यानी कि मोनोपोली वो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर 8 वीडियोस बन चुके हैं, तो जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी वो प्लेलिस्ट में जाए, आराम से मोनोपोली को पढ़ सकता था कि आपको मोनोपोली के एप्लीकेशंस को समझने में यानी कि लेसन नंबर 2 को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगर बस समझ में फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत रहता है, कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोनोपोली। तो जिनको नहीं पता मोनोपोली क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मोनोपोली एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक सिंगल सेलर, ठीक है, अपनी स्पेसिफिक यानी कि ऐसे गुड्स या फिर ऐसी सर्विसेज सेल करता है जो पूरी मार्केट में कोई और ना कर रहा हो, इसलिए उसी क्या है मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि वो उस गुड्स या फिर उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए एक इकलौता सेलर है पूरे मार्केट के पास, तो इसलिए क्या बोलते हैं मोनोपोली। अब समझते हैं इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या, हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस लेसन के अंदर। जिसमें पहला क्या है कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्म्स, यानी कि अगर हम अलग अलग तरह के फर्म्स को पढ़ना चाहें तो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह की फर्म्स कौन कौन से हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्म्स। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, क्या डिफरेंस होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर और मोनोपोली इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। तीसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पहले बात तो क्या होता है उसको हम इस वीडियो लास्ट में देखेंगे और कितने तरह का होता है उसको भी हम समझने वाले हैं। चौथा, कंसेप्ट ऑफ डेड वेट लॉस, यानी कि डेड वेट लॉस क्या होता है वो भी समझेंगे। अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर, मतलब पहले कंसेप्ट के ऊपर। देखो, एक मोनोपोली क्या होती है उसके ऊपर हम कुछ खास फीचर जानते हैं कि वहां पे एक सिंगल सेलर होगा, यानी कि एक मोनोपोली एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ऐसी गुड्स या ऐसी सर्विसेज सेल की जा रही है जो सिर्फ वही इंडस्ट्री सेल कर रही है, यानी कि इकलौती फर्म है ऐसी जो उस तरह के गुड्स और उस तरह की सर्विसेज बना रही है। अब बात है एक मोनोपोली क्यों क्रिएट करके रह पाता है लॉन्ग रन में, उसका एक मेन रीजन क्या है, एंट्री बैरियर्स, कि नई फर्म्स एंट्री ही नहीं ले पा रही हैं। अब उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं वो समझेंगे अभी हम। तो एंट्री बैरियर्स हो सकते हैं कि भाई जब तक अगर देखो नई फर्म अगर एंटर कर पा रही है, ठीक है, तो फर्म की मोनोपोली बचेगी ही नहीं, क्योंकि वो भी फिर गुड्स और सर्विसेज वही बनाएंगी जो हमारी कंपनी बना रही है। तो फिर तो वही बात हो गई, आप लोगों के पास ऑप्शन हो जाएगा कि इसका खरीदूं या इसका खरीदूं। लेकिन मोनोपोली में लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, उसके पास वन एंड ओनली वन ऑप्शन होता है, वो कंपनी खुद जो मोनोपोली में है और उस तरह के गुड्स और सर्विसेज बना रही है। जैसे यहां पे देखो, a monopolist derives its monopoly power because of the barriers to entry that prohibited new firms to enter the market। मतलब मोनोपोली पावर इसलिए एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि जो एंट्री बैरियर्स होते हैं वो नई फर्म को मार्केट के अंदर एंटर ही नहीं करने देते। इफ बैरियर्स आर नॉट, अगर बैरियर्स नहीं होते, देन मोनोपोली सिचुएशन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। यहां पर ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, तो मोनोपोली का लंबे टाइम तक टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता। अब आते भी ये एंट्री बैरियर्स आते कहां से हैं, होते क्यों हैं, क्यों हमारे पास ऑप्शंस नहीं है कि हम और भी फॉर्म्स उस सेम मार्केट में आए और हमारे पास भी कंज्यूमर के पास वो ऑप्शन बने कि हमारा मन करे तो हम ए से लेंगे, हमारा मन करे तो हम बी फॉर्म से लेंगे, हमारा मन करे तो सी फॉर्म से लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं अब। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, टाइप्स ऑफ बैरियर्स, कि बैरियर्स कितने तरह के हो सकते हैं। जिससे पहला क्या है, नेचुरल बैरियर्स, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। हो सकता है ना कि कोई एक फर्म एक ऐसी यूनिक चीज बना रही हो जिसका रॉ मटेरियल सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही अवेलेबल हो जहां पे वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्रूड ऑयल, ठीक है, सबने इसका नाम सुना होगा। क्रूड ऑयल हम सब कहीं ना कहीं जो अदर कंट्रीज है वो एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल के, क्रूड यानी कच्चा तेल, है ना, चाहे वो कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, उन सारे ऑयल्स के हम सारे क्या है, हम सब एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, इंडिया एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, उन सारे, ठीक है, ऑयल्स को यूएई से, है ना, या फिर दुबई नाम ले सकता हूं मैं, जितने भी हमारी
क्या नाम है, सऊदी अरब, ये सारी जो कंट्रीज हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ पे धरती के नीचे ही तेल मिलता है इन्हें। पर क्या बात है, क्या हम अब उन कंपनी क्या हो गई, अब उन कंपनी क्या उन कंट्रीज की हो गई मोनोपोली इस चीज के ऊपर, क्योंकि वो रॉ मटेरियल सिर्फ उनके पास अवेलेबल है। अब लोगों को अगर परचेज करना है तो वो किससे परचेज करेंगे? उनसे परचेज करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बनता। क्या इंडिया के लोग अपने धरती के नीचे तेल निकाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली अवेलेबल ही सिर्फ वहां पे है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या हो गया हमारे पास? नेचुरल बैरियर्स, इसे बोलते हैं नेचुरल बैरियर, यानी कि कई बार जो नेचर है वो बैरियर क्रिएट करता है बिजनेस के अंदर, कि कोई पर्टिकुलर चीज, कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर एरिया मिलता है, तो जिस कंट्री में वो एरिया है उस कंट्री के बना भी क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। अगर लोगों को सामान परचेज करना है तो उस कंट्री के पास जाके परचेज करना पड़ेगा। अगर कंट्री नहीं चाहती कि वो हमें बेचे तो वो ट्रांजेक्शन रोक सकती है, जिसके चक्कर में बहुत बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो आई बात समझ में? तो क्रूड ऑयल भी क्या एक तरह से नेचुरल बैरियर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। दूसरा क्या आया? इकोनॉमिक बैरियर्स। अभी बताइए इकोनॉमिक बैरियर्स क्या होते हैं? भाई इकोनॉमिक बैरियर का मतलब है इकोनॉमी अच्छी नहीं है, देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट एडवांटेज और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। इसका मतलब क्या है कि देखो ये इन तीनों को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक बैरियर का मतलब क्या है कि इकोनॉमी अच्छी ना होना किसी कंट्री की, ठीक है। कोई कंट्री जो है, अब इकोनॉमी अच्छी नहीं है या फिर हम बात करूं टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है किसी कंट्री की, तो उस कंट्री में तो ये बैरियर आ जाएगा। अब मान लो कोई गुड्स और सर्विसेज है जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ही बना सकती है, एक पर्टिकुलर मशीन है जो वो उस चीज को बना सकती है, तो या तो हम उस मशीन को परचेज करेंगे, ठीक है। और वो भी कब परचेज करेंगे? तो सामने वाला बेचना चाहेगा। ज्यादातर देखो टेक्नोलॉजी के इसमें होता क्या है कि ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है वो टेक्नोलॉजी बेचती ही नहीं है अपना, क्योंकि वो टेक्निक तो अपने पास रखेगी ना उस चीज को बनाने का। अगर टेक्निक बेच देगी तो बहुत सारे लोग वही चीज बना सकते हैं अब तो, लेकिन अगर टेक्निक हमारे पास हो, सिर्फ सामान बेचे, तो हम क्या है मोनोपोली में आ जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई भी, अब मान लो ये मार्कर ही मैं यूज कर रहा हूं, इस मार्कर को बनाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जो एक कंपनी के पास है, और वो कंपनी कह रही है कि भाई तुम्हें मार्कर खरीदना है तो मुझसे ही खरीदना होगा, मैं अपनी टेक्निक किसी को नहीं बताने वाली। अब वो टेक्निक नहीं बताने की उसे क्या जाएगी? उस कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो ये टेक्निक जानते कि मार्कर बनाया कैसे जाता है। ऐसे ही टेक्निक को लेकर दिक्कत सकती है। इकोनॉमी को लेकर दिक्कत क्या आएगी? भाई इकोनॉमी फेवर में ही नहीं है आपके पास पैसा ही नहीं कि बिजनेस डेवलप हो, तो फिर आप काम भी नहीं कर पाओगे। फिर तो कोई और फर्म आएगी अपनी कंट्री में जो उस प्रोडक्ट को बनाएगी और आपको उसी रेट पे, जिस रेट पे बेच रही है, खरीदना पड़ेगा। फिर आता है कॉस्ट एडवांटेज। अब इस कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो कि हो सकता है कि किसी एरिया में जो रॉ मटेरियल सस्ते हो, उस टाइप के जिससे वो चीज बन रही है, जब रॉ मटेरियल सस्ते होंगे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मार्कर है। अब मार्कर जो है वो 20 रुपए में बन जाता है सपोज करो, ठीक है। लेकिन अगर कोई और कंट्री में अगर इसे बनाया जाए तो इसकी कॉस्ट कम से कम 40 रुपए आएगी। इंडिया के अलावा अगर मैं किसी और कंट्री की बात करूं तो इंडिया में 20 रुपए में आ गई, 20 रुपए बन गया, लेकिन किसी और कंट्री में बने, इंडिया को छोड़ो तो क्या बनेगा? 40 रुपए बनेगा। तो क्या कोई और कंपनी इस मार्केट में एंटर कर पाएगी? नहीं, क्योंकि देखो लोग किसे खरीदेंगे? इंडिया से। क्यों? क्योंकि इंडिया किसमें दे रहा है? सस्ते में दे रहा है सेम चीज। लेकिन और कंट्री क्या दे रही है? महंगे में दे रही है सेम चीज। तो कोई और क्यों खरीदेगा इस कंपनी से कोई भी चीज? क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? कॉस्ट का एडवांटेज है, इसके पास रॉ मटेरियल सस्ते में अवेलेबल है, ठीक है। उसका इंडिया में कोई स्पेशल टाइप का रॉ मटेरियल हो, ठीक है, जो इंडिया में ही मिलता हो और वो इंडिया में चीप होगा, बाकी कंट्रीज के लिए क्या होगा? वो कॉस्टली पड़ेगा, तो बाकी कंट्री उस फॉर्म में एंटर नहीं कर पाएगी। इसको बोलते हैं कॉस्ट एडवांटेज होना। अब आते हैं तीसरे टाइप के बैरियर के ऊपर, लीगल बैरियर। लीगल बैरियर का मतलब क्या होता है कि आपने अपने बिजनेस का कॉपीराइट करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया, ठीक है, पेटेंट करवा लिया अपने बिजनेस को। ऐसा कब होता है? इसको भी समझते हैं। कई बार कोई फर्म जो है, अब मान लो गूगल है, क्या गूगल के नाम से कोई अपनी कंपनी खोल सकता है? पॉसिबल नहीं है। गूगल ने उस नाम को ट्रेडमार्क करवा रखा होगा कि ये बिजनेस मेरे नाम पे है। ऐसे इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्या रिलायंस के नाम को कोई कॉपी कर सकता है बिजनेस के लिए? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिलायंस ने वो नाम पहले ही ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट करवा रखा होगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जिन्होंने टार्जन मूवी देखी होगी, यार अजय देवगन उस मूवी में मार दिया जाता है। उसका एक मेन रीजन क्या है कि जो उसके पास जो कार की कॉपी होती है वो उसका ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से उसकी टेक्निक चोरी हो जाती है। अगर मान लो कि मैं सपोज करो, मैं एक और चीज बोलता हूं, आपने बहुत सारे राइटर्स की बुक पढ़ी होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, आपने बहुत सारे राइटर्स की बुक पढ़ी होगी।
तो राइटर्स की बुक में अगर मान लो कि उसकी फोटोकॉपी निकाल दी जाए और सस्ते बेच दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक राइटर अपनी लिखी हुई किताब को अपने नाम पे क्या करवा लेता है? पेटेंट करवा लेता है। और पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अब वो लीगल बैरियर में आ गया। अगर किसी ने उस किताब को डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करी, कॉपी करने की कोशिश करी, तो उस पे ठीक है लीगली हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, लीगली एक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी कंपनीज करती भी है, जैसे कि आपने बहुत सी कॉपी चीजें भी देखी होंगी, जैसे कि देखो नाइक एक शूज की कंपनी, उसी कॉपी का कोई जूता आ गया, कपड़ों की कॉपी बन जाती है ना, कपड़ों की कंपनीज की, तो उन सबके ऊपर लीगल एक्शन चाहे तो लिया जा सकता है अगर वो फॉर्म पकड़ी जाती है तो। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं लीगल बैरियर्स। तो मैं 3 तरह के बैरियर्स देखे, ऐसे बैरियर्स जिसकी वजह से ठीक है कोई भी नई फॉर्म मोनोपोली फॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर पाती। इसके अलावा मैं एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे इंडिया में मैंने एक बात करी थी मोनोपोली में, है रेलवे इंडस्ट्री। रेलवे में कोई एंटर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट खुद ओन कर रही है, और जब गवर्नमेंट खुद ओन कर रही है तो गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करती किसी और प्राइवेट सेक्टर को कि वो इस फॉर्म के उसमें आए, ठीक है, इंडस्ट्री में आए और हमारी जो हमारा कॉम्पिटिटर बने। तो गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है काम। तो इसमें क्या गया? लाइसेंस बैरियर आ गया एक, ठीक है। गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दे रखी कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर आओ और रेलवे लाइनें तैयार करो। तो बस ये भी एक तरह का बैरियर हो गया। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तुमने देख लिया, अब आते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। अ प्योर मोनोपोली सिचुएशन कैन रिड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस। अब बात है भाई, दो वर्ड आप आगे आने वाले चैप्टर में भी सुनोगे। एक तो होता है कंज्यूमर सरप्लस, इसलिए हमेशा कहता हूं प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत वो होता है। कंज्यूमर सरप्लस को हम डीप में समझेंगे आने वाली वीडियोस में, पर इसका थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं आपको। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है? 2 तरह के सरप्लस होते हैं, एक तो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, एक होता है कंज्यूमर सरप्लस। देखो प्रोड्यूसर का सरप्लस का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर जिस रेट से बेचना चाह रहा है उससे फालतू रेट में बेच पा रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर मान लो कोई भी चीज 50 रुपए की है, प्रोड्यूसर आता है कि भाई मुझे इसके 50 रुपए मिल जाए, मैं आराम से खुशबू से सेल कर दूंगा, लेकिन गलती से कोई प्रोड्यूसर को ऐसा कंज्यूमर मिल गया जिसने उसे इसी चीज के दिए 70 रुपए। क्या दिए? 70 रुपए दिए, 60 रुपए दिए, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर सरप्लस। जो प्रोड्यूसर चाहता था कि मैं इतना पैसा कमाऊं, पर वो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, तो प्रोड्यूसर है यार ये 20 रुपए तो फ्री के हो गए मेरे लिए, बिल्कुल मुफ्त में आ गए, मैंने कुछ काम ही नहीं किया इसके लिए। तो इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर का सरप्लस होना। अब ये होता कैसे? इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे जब हम छोटे होते हैं, है ना, हमें हमारी मम्मियां क्या सिखाती हैं कि बेटा बार्गेनिंग करना अच्छी बात, आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे भी बार्गेनिंग करना नहीं आता इतना अच्छे से, ठीक है, लेकिन है ना मम्मी काफी अच्छे से बार्गेनिंग कर लेती हैं। जैसे कि जाते हैं पेरेंट्स मार्केट में, कहीं भी अच्छे से बार्गेनिंग कर लेते हैं। कोई भी चीज कितने चीप से चीप रेट पर लेनी है वो सब अच्छे जानते हैं, लेकिन हम इन सारे मामलों में थोड़े से कच्चे होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप सब लोगों ने केले तो खाए होंगे, इस टाइम उसका रेट कितना होता है? 60 रुपए दर्जन, 70 रुपए, 50 रुपए डजन, ठीक है। जो मम्मी है वो तो कहते हैं 50 रुपए डजन। अब प्रोड्यूसर हो गया तेज, पता प्रोड्यूसर करता ही है, उसे पता है कि भाई कंज्यूमर आ रहा है, ये रेट कम करवाएगा, तो वो जो चीज उसे 50 रुपए में बेचनी होती है ना, उसका बताता है 70 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए ऐसे। तो अब कई कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो बिना रेट कम करवाए उस चीज को ले लेते हैं। कहते हैं अरे ठीक है भाई, तूने जो बोल दिया तेरे को वही पे कर देंगे हम, ठीक है। तो भाई इसने रुपीज बोला 70 रुपए, हमने उसे 70 रुपए पे कर दिए, वो बेचारा खुश हो गया, कह रहा वाह इसने तो रेट कम ही नहीं करवाए। तो ये इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो यही हमारे पेरेंट्स के होते, वो क्या बोलते हैं? भाई हम नहीं रहते तो तू महंगा दे रहा, तो लूट रहा है भाई, ठीक है, रेट कम कर। तो उसे रेट कम करवाए और अब लिए उसने 70 की बजाय 50 रुपए में उसी सेम चीज को। तो क्या प्रोड्यूसर कभी भी लॉस हुआ है? नहीं, प्रोड्यूसर कभी भी ठीक है, उसे लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस में भी तो नहीं रहा। आई बात समझ में? उसे जो प्रॉफिट होना चाहिए था उसे वही प्रॉफिट हुआ, उसे जितने में बेचना था उसने उतने में ही बेचा, लेकिन हम अपना लॉस करवा के नहीं आए। आई बात समझ में? ठीक है। तो उम्मीद आपको प्रोड्यूसर सरप्लस समझ में आ गया होगा। जो बंदा जिस रेट में बोले उस रेट पे सामान खरीदे उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया उस केस में। लेकिन अगर हम उस चीज के रेट तोड़वा लेते हैं, ठीक है, रेट कम करवा लेते हैं, तो इसको हम कंज्यूमर सरप्लस भी बोल सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो समझते हैं। मैंने
प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे डिफाइन किया कि प्रोड्यूसर जिस रेट्स पे वो चीज बेचना चाह रहा है उससे फालतू पे कोई उसे लेने को तैयार हो, जैसे बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, कि प्रोड्यूसर बेनिफिट में उसे और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब कंज्यूमर सरप्लस में क्या होगा कि कंज्यूमर जिस रेट पे कोई चीज खरीदना चाह रहा है उससे कम में उसे मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। जैसे कि हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि मैं तो ये चीज 10 लाख में लेना चाह रहा था, मुझे तो 8 लाख में ही मिल गई, तो ये क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस। इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस। तो उम्मीद आपको दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, और अगर एग्जांपल बढ़िया लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। तो ठीक है, यहां तक तो होगा हमारा टॉपिक कवर। तो कंज्यूमर सरप्लस देख लिया, अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं। अ प्योर मोनोपोली सिचुएशन कैन रिड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस। तो वो कंज्यूमर सरप्लस को रिड्यूस क्या करते, खत्म कर देती है एक तरह से, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट को खत्म कर देती है। ऐसा क्यों कर पाते हैं मोनोपोली, इसको ऊपर अभी डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, मतलब जितने हद तक वो कंज्यूमर सरप्लस को खत्म कर सकते हैं उतने हद तक वो खत्म कर देती है, ठीक है, ग्रेट एक्सटेंट। एंड हेंस इट इज यूजुअली अनडिजायरेबल, इसलिए वो अनडिजायरेबल होती है अनलेस इट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जब तक उसे खुद गवर्नमेंट ना कंट्रोल कर रही हो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एट लार्ज और इट इज अ नेचुरल मोनोपोली। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल मोनोपोली। अब समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है, इस चीज को देखो। मोनोपोली जो है वो एक तरह से कंज्यूमर सरप्लस को खत्म कर देती है जहां तक हो सकता है। क्यों खत्म कर पाती है, क्योंकि अब वो इकलौती सेलर है, तो लोगों को चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी अगर उस गुड्स या उस सर्विसेज को यूज करना है तो उसे उसी प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रेट में सेल कर रहा है। तो पूरी कोशिश करता है कि कंज्यूमर का सरप्लस ना होने दे, कंज्यूमर का बेनिफिट ना होने दे और मैक्सिमम फायदा उठाए। मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस तो मैक्सिमम हो, कंज्यूमर सरप्लस में से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आई बात समझ में। और ये कब तक होता है, जब तक मोनोपोली की जो कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम ही क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमम रखने की कोशिश करती है। लेकिन अगर इसी चीज को, अगर सपोज करो, इसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली, अगर इस चीज को स्टेट कंट्रोल करे, स्टेट कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर हो, ठीक है, तब वो चीज प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती, तब वो वेलफेयर के लिए होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रेलवे, इंडियन रेलवे शायद गवर्नमेंट इसलिए प्राइवेटाइज नहीं करती क्योंकि वो एक सोशल वेलफेयर के लिए है, ताकि लोग चीप से चीप रेट में कहीं से कहीं भी ट्रेवल कर पाए इजीली, इसलिए वो उसे प्राइवेटाइज नहीं करती, ठीक है। और वो एक स्टेट मोनोपोली तो है उसकी, लेकिन वो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर है। अब गवर्नमेंट के अंदर है तो वो कंपनी जो है वो अंधा पैसा नहीं कमाना चाहती, यानी कि वो लोगों को नहीं लूट रही है, ठीक है, वो एक रीजनेबल रेट पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, भले ही चाहे इस केस में क्या हो मोनोपोली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। तो हमने डिस्कस किया कि एक मोनोपोली कैसे कंज्यूमर सरप्लस को कम से कम कर सकता है, ठीक है, फिर खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो वो वेलफेयर को वापस बढ़ा भी देती है। अब आते हैं आगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वेट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर, ठीक है। अब जो इस पॉइंट को देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो मोनोपोली इंडस्ट्री है, इसमें जो मोनोपोली फॉर्म है वो डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है, किन चीजों के लिए, सेम सर्विसेज के लिए, फॉर सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, अलग तरह के प्राइस चार्ज करती है। ऐसा क्यों होता है, देखो मेरी मोनोपोली है। अब आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पे मान लो कोई एक फर्म है, उसकी मोनोपोली है, उसे लग रहा है कि भाई जो ए पर्सन आया है वो रिच है और वो इससे हायर प्राइस भी अफोर्ड कर देगा सेम सर्विसेज के लिए, तो वो उसे क्यों ना ले हायर प्राइस, उसकी मर्जी है, बोले उसे हायर प्राइस, तो वो उससे हायर प्राइस देता है सेम प्रोडक्ट के। ऐसे से लग रहा है कोई बी है वो पुअर है, तो उसके लिए फैसिलिटी है कि भाई तू कम प्राइस दे, तू भी सेम फैसिलिटी एंजॉय कर, तू भी सेम सर्विस एंजॉय कर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मोनोपोली जो है वो अपने प्राइस में चेंज करती है, मतलब अलग अलग तरह के कंज्यूमर से अलग अलग तरह के प्राइसेस मांगती है, ठीक है, उनके हैसियत के हिसाब से कि वो क्या दे सकते हैं। इसका मैं फिर से एग्जांपल देता हूं रेलवे इंडस्ट्री का। अब रेलवे इंडस्ट्री में बहुत सारी क्लासेस हैं, स्लीपर क्लास भी है, जनरल भी है, जहां पे भेड़ बकरी की तरह लोग बढ़ देते हैं, या फिर मैं एग्जांपल दूं एसी भी है। तो एसी किन के लिए है, जिनको बेटर फैसिलिटी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, जाना सबको वही है, टाइमिंग सेम रहेगी, ट्रेन की पहुंचेगी इसी टाइम पे, सबके सब उस टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन फर्क किसका है, फैसिलिटीज का। इसलिए जो ये बेसिक रेलवे की मोनोपोली थी, लेकिन उसने भी क्या किया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया।
अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को लेके। अगर आप लोग एसी में जाना चाह रहे हो आपको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा, स्लीपर में जाना है कम प्राइस पे करना पड़ेगा, जनरल में जाना है और कम प्राइस पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। इसका सबसे मस्त टॉपिक था कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, और जब मैं टॉपिक ग्राफ से समझाऊंगा तब मैं आपको इसे और भी डीप में समझा दूंगा। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। इसको जो उतारना उतार ले मेट्रो बोर्ड के सामने से।